हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपकी सेवा में पुनः मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम बाल विकास पेडागोजी के प्रश्नों को हल करेंगे। पूरी आज की वीडियो में 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। 30 प्रश्न आपके पेडागोजी के एनालिसिस पर आधारित होंगे। सभी प्रश्नों के हम प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे और आज की वीडियो पूरा लास्ट तक आप वॉच करिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से आपका जो पेडागोजी के प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो 30 में से 15 प्रश्न आप कर दीजिए। आज के पेडागोजी में आपको मैं मानूंगा कि आप पेडागोजी तैयार कर लिए हैं या आप पेडागोजी पे आपकी बढ़िया पकड़ है। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल लाइन की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल लाइन कुछ यूं इस प्रकार है कि यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, उस चीज़ों के लिए बहुत कार्यों को करना पड़ता है। इसी स्लोगन लाइन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे। दोस्तों, वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि शिक्षण की कौन सी विधि आप लगाएंगे तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वह और अधिक प्रभावी हो सकती है, यही बताना है। दोस्तों, तो छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। स्वायत्तता का मतलब है दोस्तों स्वतंत्रता। जब बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और उसे नियंत्रण दिया जाए तो अधिगम प्रभावी हो जाएगा। कि छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाए। जो छात्र का अधिगम है वह शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित किया जाए, तब अधिगम और प्रभावी होगा। कि शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, तब यह अधिगम प्रभावी होगा। कि शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे, तब प्रभावी होगा। देखिएगा, इस प्रश्न को मैं हल करने से पहले आपको बता दूं, मैं आपको बार बार बताया हूं कि जब पेडागोजी के प्रश्न आप हल करेंगे उसमें बच्चे को महान मानना है। बच्चा कभी गलती कर रहा है तो ये नहीं करना है कि बच्चा गलती कर रहा है, बच्चे की गलती को संसाधन के रूप में लेना है। ये देखना है कि बच्चा गलती कहाँ पे कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो अभी बताना है बच्चे को कि आप गलती क्यों किए हैं या कहां पे किए हैं। उसी गलती के माध्यम से बच्चे की जो गलतियां हैं उसको आप सही करेंगे। एक सफल टीचर का एक गुण होता है कि गलती को गलती ना ले, गलती को संसाधन के रूप में प्रयोग करे। और बच्चे को कभी भी मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, ये सब चीजें नहीं करना है। बच्चे को निर्देशित नहीं करना है। अब देखिए, यहां पे शिक्षक अधिगम को निर्देशित करता है, नहीं करता है प्यारे, गलती हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या। बच्चे को लेक्चर और व्याख्या जैसी बात नहीं करानी है दोस्तों। व्याख्या और केंद्रीय भूमिका निभाए, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। बच्चे जो यहाँ पे देखेंगे ना, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। बच्चे को व्याख्या नहीं करना है, बच्चे को लेक्चर नहीं देना है। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तब हम किसी को पढ़ते। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वतंत्रता और नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चा स्वयं कार्यों को करेगा ना, याद रखेंगे ऑप्शन वह बिल्कुल सही होता है जहां पे बच्चा स्वयं एक्टिव हो। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन में बच्चे को स्वयं कार्य करने की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में बच्चा जब स्वयं कार्य करता है तो बच्चा एक्टिव रूप होता है और बच्चा वहां पे रुचि लेकर पढ़ता है। जब बच्चा रुचि लेकर पढ़ेगा तो अधिगम क्या होगा दोस्तों, प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड नंबर की बात करेंगे कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, उसी क्रम पर आधारित एक और भी प्रश्न आ गया कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कौन सी सिचुएशन में अधिक प्रभावी हो जाएगा। कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए तब। कि कक्षा कक्ष में शिक्षण निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए तब। कि दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए तब। कि छात्र केंद्रित अनुदेशन व अंतः क्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाए तब। याद रखेंगे, जब चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 करके प्यारे आप पढ़ेंगे तो शिक्षण प्रभावी तब हो जाता है कि जब बच्चे को अंतःक्रिया कराया जाए। अंतःक्रिया वह होती है या अंतःक्रियात्मक विधि वह होती है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से जुड़ के अंतःक्रिया के माध्यम से अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करके चीजों को सीखें। और कोई भी सिलेबस या कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी शिक्षा दी जाए वह बच्चे को केंद्रित करके दी जाए या बच्चे को केंद्र मान के दी जाए, अर्थात छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाए, तो यह जो अधिगम होगा बहुत प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई भी अधिगम बच्चे को ध्यान में रखते ही दिया जाता है, तो यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें बालक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए, सिलेबस को तैयार किया जाए और बालक कितने वर्ष की अवस्था में बालक को कौन सी चीजें आप सिखा सकते हैं, यही होती है बाल केंद्रित शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षा। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर की तरफ डिनोट कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक उत्तम
आगे 3 नंबर की बात करेंगे। 3 नंबर क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक, याद रखेंगे, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। जो छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है एक उत्तम कक्षा कक्ष बिल्कुल करता है दोस्तों। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी बात सही होगा। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, ये भी बात सही होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। जो एक उत्तम का मतलब अच्छा है, बेस्ट है। एक बेस्ट कक्षा कक्ष या उत्तम या एक अच्छा कक्षा कक्ष जो होता है ना, वह प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, ये भी बात सही होगा। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी बात सही होगा। छात्रों को जो वास्तविक वैश्विक परिस्थितियां सम्मिलित करता है, ये भी बात सही होगा। पारस्परिक संवाद का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि जो बच्चे हैं ना उनको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। याद रखेंगे, बोलने या समझने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रोत्साहन की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बच्चे को प्रश्न पूछने की क्या होनी चाहिए, तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। अगर आपको ऐसे प्रश्न पूछ दे, ये मान लीजिए आपके एग्जाम में ही आ जाए, तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। सबसे पहले आपको बता दूं, सृजनात्मकता का मतलब होता है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, स्वतंत्रता, प्रभावशीलता, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता। ये सब चीजें क्या है, सृजनात्मकता की एक विशेषता है। और ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है, प्रभावशीलता ए भी सही है, लचीलापन ए भी सही है। तो आप लोग किसको सही मानेंगे, उपयुक्त सभी को सही मानेंगे। इस सृजनात्मकता क्या होती है, विशेषता होती है। इसमें बच्चा जो होता है ना वह फ्री होता है। बच्चा जो होता है ना अपने समाज में चीजों को देख के अपना स्वयं अंतःक्रिया करके सीखता है। जहां कहीं भी अंतःक्रिया आ जाए, मौलिकता आ जाए, प्रभावशीलता आ जाए, लचीलापन आ जाए, स्वतंत्रता आ जाए, अपने विचारों को रखने की अभिव्यक्ति आ जाए, तो ये सब चीजें आ जाए ना, तो वहां पे सृजनात्मकता की ये सब विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। और पठन पाठन की निम्न विशेषताएं क्या है यही बताना है दोस्तों। तो आप इसको देखिएगा, तो यह है कि अधिगम्य क्रियाशीलता होती है, छात्रों में सीखने की योग्यता होती है, कि स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करने की ये प्रवृत्ति होती है। तो जो सामान्यतः छात्र होते हैं ना उसको पठन पाठन में विशेषता ये होती है ना दोस्तों कि अधिगम में इनके अंदर क्रियाशीलता होती है। अधिगम को सीखने के लिए एक क्रियाशील होते हैं, इसका मतलब यही है दोस्तों। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने में क्या होते हैं बच्चे, तो एक क्रियाशील होते हैं सामान्यतः छात्र पठन पाठन की प्रक्रिया में। और छात्रों में सीखने की योग्यता होती है, प्रत्येक छात्रों में जन्मजात सीखने की योग्यता होती है। ये आपको पहले से भी पता है और बातों पहले से ही बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो नन्हा वैज्ञानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नन्हा वैज्ञानिक कहलाते हैं। और निर्माण कर जो ये होते हैं ना नवीन निर्माण करता, इनको बोलते हैं किसको, तो स्वयं छोटे बच्चों को। तो आपको पता है ना कि उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। जो समानता छात्रों में पठन पाठन की विशेषताएं होती है कि उनके अंदर अधिगम की क्रियाशीलता होती है, छात्रों में सीखने की योग्यता होती है, और ये अपने नवीन अनुभवों से क्या करते हैं दोस्तों, ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। मंद का मतलब होता है धीमी। याद रखेंगे, मंद का मतलब क्या होता है दोस्तों, मंद का मतलब होता है धीमी। तो जो धीमी गति से बालक सीखते हैं वैसे बालक में सीखने में किस चीज की जरूरत होती है यही बताना है दोस्तों। तो अतिरिक्त सहायता की जरूरत होती है, कि विशेष सहायता की जरूरत होती है, कि किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है, कि कुछ सहायता की जरूरत होती है। तो जो बच्चा मंद गति से या धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है उससे हम किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो उसे विशेष सहायता की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें विशेष सहायता की जरूरत होती है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 7 नंबर की बात करेंगे कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं और कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई प्रश्न बता रहे हैं तो कोई आंसर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, कोई भी प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं, तो उस प्रश्न के पूछने पर वह बच्चा गलत उत्तर दे रहा है, तो आप एक सफल टीचर के नाते आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस कर रहे हैं कि वह उत्तर दिया था जो वह गलत है, ऐसा आप काम करेंगे।
आगे देखते हैं, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है, उत्तर गलत क्यों है, ऐसा काम करेंगे कि किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, उसे सही उत्तर बताएंगे। याद रखेंगे जो प्रश्न होते हैं वह सिचुएशन पर आधारित होते हैं पेडागोजी के। अगर आपके प्रश्न पूछने पे कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसे बताएंगे कि उसका उत्तर क्यों गलत था। याद रखेंगे, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था, मतलब आप उसको सही उत्तर बताएंगे तभी तो उसको आप बता पाएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। और यही ऑप्शन में सभी बातें आ जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर बच्चा जान ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे नहीं, यहाँ पे उस बच्चे की अवहेलना होगी, उपेक्षा होगी, इसलिए आप उसी बच्चे को आप बताएंगे कि उसका उत्तर कहाँ पे गलत है। सफल टीचर का गुण होना चाहिए। सही उत्तर नहीं बताएंगे दोस्तों, सही उत्तर तो बताएंगे ही, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल ही जा रहा है कि जब उसे आप सही उत्तर बताएंगे तभी तो उसे उस बच्चे को यह अनुभव होगा कि उसने कहाँ पे गलत उत्तर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो शिक्षण को आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो अधिगम का सरलीकरण करके, अधिगम का सरलीकरण करके आप प्रभावित कर सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करके आप शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाकर आप प्रभावित कर सकते हैं कि शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण करके आप प्रभावित कर सकते हैं। इस ऑप्शन को देखेंगे और मान लीजिए ये प्रश्न ही आपके एग्जाम में आ जाए तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी मैं क्रिया के द्वारा आपको बता दे रहा हूं कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण होता क्या है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है ना कि शिक्षण में एक जो आपके शिक्षक होते हैं ना, वह शिक्षण को देते हैं और जो उसमें बालक होते हैं ना उसको क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं। याद रखेंगे, ग्रहण करते हैं। और आपसे कहीं भी पूछे कोई भी शिक्षा कैसे दी जाती है, तो कोई भी शिक्षा बालक को ध्यान में रखते हुए बालक को केंद्र मान के दी जाती है। किसको दोस्तों, तो बालक को केंद्र मान के कोई भी शिक्षा दी जाती है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। तो शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कैसे, तो शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, जो शिक्षक होते हैं वह ज्ञानों का स्थानांतरण करते हैं, मतलब वह अपने अंदर से ज्ञान का स्थानांतरण करके बालकों के अंदर समाहित करते हैं, और छात्र जो होते हैं वह ज्ञान को क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं। यह जो परिभाषा है ना वह शिक्षण की बेस्ट परिभाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शिक्षक है वह ज्ञान का स्थानांतरण करता है और बालक जो है ना वह ज्ञान को ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, यही बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, आपको यही बताना है। तो शिक्षण का स्तर कौन सा है, परावर्तक का होना चाहिए कि अंतःक्रियात्मक होना चाहिए कि प्रक्षेपण का होना चाहिए कि संकलित होनी चाहिए। अगर इसको भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो शिक्षण का स्तर होना चाहिए, याद रखेंगे इनमें से कौन सा स्तर शिक्षण का है, तो जो अंतःक्रियात्मक है ना दोस्तों, यह जो है ना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतःक्रियात्मक का मतलब ये होता है ना कि इसमें जो बालक होते हैं और इसमें जो शिक्षक होते हैं, एक कक्षा के अंदर कौन कौन दोस्तों, बालक और एक होता है आपका शिक्षक। यही जो होते हैं कक्षा के अंदर, जो कक्षा होती है ना, जो क्लास होता है ना, उस क्लास के अंदर अंतःक्रिया करके बालक जो होते हैं ना वो सीखते हैं। तो जो शिक्षण का स्तर है ना वह अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। कौन सी शिक्षण विधि है जिसको शिक्षक को अभ्यास में लाना चाहिए, तो भाषण विधि है कि अंतःक्रियात्मक विधियां हैं कि वर्णात्मक विधियां हैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बिना समय लिए हुए मैं बताऊं कि जो शिक्षक होते हैं ना उन्हें शिक्षण की विधियां में अंतःक्रियात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 11 नंबर की बात करेंगे कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। परामर्श देने से, परामर्श का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रोगी है वह डॉक्टर के पास जाता है, परामर्श का मतलब होता है ना कोई निर्देश देना। और याद रखेंगे परामर्श का मतलब ये होता है ना कि कोई भी चीज पे, कोई बालक ही है अगर वह पढ़ाई में अपने आप को भ्रम की स्थिति ला रहा है तो उसे आप क्या करेंगे, मार्गदर्शक का काम करेंगे। मार्गदर्शक का मतलब होता है परामर्श देना, किसी भी चीज पर अपनी राय व्यक्त करना। जैसे डॉक्टर होता है, कोई भी बीमार व्यक्ति उसके पास जाता है तो वो परामर्श देता है कि आप एक खाइए, इस चीज का परहेज कीजिए, इतना घंटा टहलिए, ये चीजें करिए। तो यही होता है क्या दोस्तों, परामर्श देना। तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह होती है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है,
उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो सबसे मुख्य इसमें पूछा है ना कि सबसे बेस्ट इसमें से क्या होगा, सर्वाधिक उपयोगिता परामर्श की कहां पे दिख रही है आपको, तो याद रखना परामर्श देने से उनके अंदर आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे के अंदर जो परामर्श से याद रखेंगे, जब बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है तो ये सब चीजें बढ़ जाती है, उनका ज्ञान भी बढ़ता है, उनका कौशल भी बढ़ता है, वह दुनियादारी में सफल भी बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, याद रखेंगे बहुग्रेड अध्यापन वह अध्यापन की प्रवृत्ति होती है जिसमें एक ही अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा होता है, इसी को बहुग्रेड अध्यापन बोलते हैं। और यह जो अध्यापन की बहुत बेस्ट प्रवृत्ति है, याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को आप देखेंगे कि बहुग्रेड अध्यापन वह होता है जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, शिक्षकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, ये बताना है इसमें कि शिक्षकों की भूमिका ज्ञान संप्रेषण करना होनी चाहिए, कि जो शिक्षकों की भूमिका होती है छात्रों को अनुशासन में रखने की होती है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे छात्रों को अनुशासन में रखने की होती है, कि आपका छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना होता है, कि आपका उपयुक्त सभी होगा। तो जो शिक्षकों की भूमिका होती है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना और छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, इसमें आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे तो आपको मिलेगा उपयुक्त सभी। जो शिक्षक होते हैं वह ज्ञान का संप्रेषण भी करते हैं, छात्रों में अनुशासन व्यवस्था बनाकर रखते हैं, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और जो शिक्षक होते हैं वह छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करते हैं, मतलब छात्र को केंद्र मान के वह कोई भी अधिगम कराते हैं या कोई भी शिक्षा का प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, जो पठन पाठन की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो कक्षा रूम में होती है, वो क्लास में होती है, वो कक्षा में होती है। तो वह पठन पाठन की प्रक्रिया में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को अगर आपके सामने आ जाए तो बहुत से ऐसे मेरे प्यारे साथी होंगे जो इसको करने में बहुत उनको प्रॉब्लम होगी, बहुत उनको समस्या होगी। लेकिन देखिए मैं इसका आंसर कुछ सेकंडों में आपको बता दूंगा, आप इसको कैसे हल करेंगे और आप कहेंगे कि हाँ ये बताने का तरीका आपका बेस्ट रहा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहेंगे कि आप वीडियो में अगर अब तक नए हैं दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि आपका एक वीडियो लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और याद रखेंगे आपकी मैं ऐसी एकेडमिक या ऐसा आपका एक परिवार में बनाना चाहता हूं जहां पे आप फ्री ऑफ कास्ट आपको हर मटेरियल उपलब्ध हो और आप बिना पैसे दिए हुए बिना किसी झंझट के आप चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें, यही मेरा ध्येय है। और इसी के साथ मैं चैनल को स्टार्ट भी किया हूं। चलिए देखते हैं पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए। तो याद रखेंगे जो पठन पाठन की प्रक्रिया होती है वह कहाँ पे होती है, तो पठन पाठन की प्रक्रिया कक्षा में होती है, क्लास में होती है, आपको पता है। और कक्षा में ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण होना चाहिए, कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन होना चाहिए, कि कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण होना चाहिए। याद रखेंगे जब इस ऑप्शन को आप बहुत बेस्ट तरीके से देखेंगे तो पठन पाठक में शिक्षकों को करना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण तो होता ही है, लेकिन याद रखेंगे कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, ये भी बात सही है। लेकिन जब जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन बहुत बेस्ट है, कि जब बच्चा जिज्ञासु होगा, सीखने के प्रति वह उत्साहित होगा, तो वहां पे बिल्कुल बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा चीजों को सीखेगा। लेकिन जब ये प्रश्न बना था दोस्तों तो यह विवादों में प्रश्न था। विवादों में प्रश्न क्यों था, कि पठन पाठन की बात कहा है और आपको पता है कि पठन पाठन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण दी जाती है, उसी को हम लोग पठन पाठन की बात बोलते हैं। याद रखेंगे ये भी बात सही है। तो इसलिए आप लोग बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों को ध्यान रखेंगे, और जब दोनों साथ में आए तब बी को मारेंगे। अगर दोनों साथ में नहीं है तो कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा जो शिक्षण होता है उसी को पठन पाठन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखते रहेंगे। जब ये प्रश्न बना था तो विवादों में था, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही माना था। लेकिन अभी आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी आपको सही मिल सकता है, इसलिए दोनों को आप ध्यान में रखते रहेंगे। इसलिए इसको कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं
कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप कैसे मदद कर सकते हैं। आपको शिक्षक बनना पड़ेगा, तो उस पर क्या करेंगे, उस पर अधिक ध्यान देकर आप मदद करेंगे, उसे अधिक पुस्तकें देकर उसकी मदद करेंगे, उसे अधिक समय देकर उसकी मदद करेंगे, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर मदद करेंगे। तो एक प्रतिभाशाली की आप मदद कैसे करेंगे, तो उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, जो चीज में वह अधिगम करना चाह रहा है, जो चीजें वह सीख रहा है, तो उससे संबंधित आप उसे अधिगम करा के उसकी आप मदद कर सकते हैं। सफल टीचर का गुण दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा के पिछली सीटों पर बैठकर बात कर रहे हैं। तो जो आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हो और बच्चे पीछे बात कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों की उपेक्षा करेंगे। याद रखेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कि उनकी आप उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल उपेक्षा नहीं करेंगे। उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर। आपको पता है ना कि जो एक सफल टीचर का गुण होता है, मारना पीटना डटना फटकारना, ये सब नहीं होता है। कक्षा से आप बाहर नहीं उन्हें कर सकते हैं, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, या उन्हें ध्यान न देने के हम कारणों का पता करेंगे, और जो आप अधिगम करा रहे हैं उसमें आप रुचि उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन होती है। याद रखेंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति विधि जो होती है, बेस्ट जो होती है, प्रक्षेपी विधि होती है, क्या आपका साक्षात्कार विधि होती है, क्या आपका प्रश्नावली विधि होती है, कि समाजमिति विधि होती है। तो याद रखेंगे, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की जो सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है दोस्तों, याद रखेंगे वह क्या है आपको, तो याद रखेंगे वो आपकी प्रश्नावली विधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है। छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने के लिए होती है, कि रोजगार के लिए तैयार करने की होती है, कि व्यवसायिक विषयों को तैयार करने के लिए होती है, कि परीक्षा के लिए तैयार करने की होती है। तो जो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली होती है ना, वह छात्रों को जीवन के लिए, उनके जीवन के लिए तैयार करने की होती है। जो छात्रों में क्या हो दोस्तों, संस्कार हो या व्यवहारिकता हो, उनके अंदर गुण आए। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चों के जीवन, उनके जीवन के लिए आप तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो उनके अंदर रोजगार की भी क्षमता विकसित हो जाएगी, रोजगार की भी हो जाएगी, व्यवसाय की भी हो जाएगी, और परीक्षा के लिए भी बच्चा तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम नहीं तैयार कराते हैं। हमको तैयार कराना क्या होता है, बच्चों के, उनके छात्रों को जीवन को बेस्ट बनाना, या बच्चों को उनके ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनके अंदर संस्कार या व्यवहार की प्रवृत्ति या कला को जागृत करना। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखेंगे, सर्वेक्षण विधि का, कि व्यक्तित्व अध्ययन विधि का, प्रायोगिक विधि का, परीक्षण विधि का। आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, आप इसको कैसे हल करेंगे। तो कक्षा में एक छात्र है, कितने छात्र हैं दोस्तों, एक छात्र है, जो क्या कर रहा है दोस्तों, शोर कर रहा है, मतलब कि वह शरारती बालक है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है। तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे जिससे उस बालक के बारे में जानेंगे। तो एक बच्चे की बात कर रहा है, तो उसमें हम बच्चे की क्या जानने की कोशिश करेंगे, तो व्यक्तित्व अध्ययन की कोशिश करेंगे, बच्चे के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का अध्ययन करके हम उसके विचारों को जानेंगे, आखिर वह बच्चा क्यों शोर कर रहा है, और उसके समस्या का कारण का हम पता जानने की कोशिश करेंगे। और किसी भी व्यक्ति के समस्या या कारण का पता करने के लिए उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अध्ययन का हम क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है कहां पे दोस्तों। तो जो मौखिक मार्गदर्शन होता है, प्रत्ययों के शिक्षण में कम प्रभावी होगा, कौशल के शिक्षण में होगा, कि तथ्यों के शिक्षण में होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मौखिक मार्गदर्शन होता है ना, वह कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, भावात्मक मतलब इमोशनल रूप से, भावात्मक, भाव का मतलब होता है दोस्तों इच्छा, याद रखेंगे। तो जो एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र होता है, वह कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जो एक भावात्मक मतलब व्यवहारिक बालक होता है ना, वह जो कक्षा कक्ष में और भी बच्चे होते हैं उनके साथ कैसा, तो दोस्ती की भावना रखता है, एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। बात तो सही कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में, कि कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता है। करता है दोस्तों, अंतःक्रिया तो करता है, बिल्कुल करता है। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि बालक जो होता है ना, अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके या बातचीत करके या सामंजस्य बैठा के चीज़ों को सीखने में मदद पहुंचाता है, या जिसको समूह कार्य बोलते हैं। बच्चा समूह कार्य में बहुत रुचि रख के सीखता भी है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता है। याद रखेंगे, नवीन विचारों, नई नई खोजों में बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है। नवीन विचारों में भावात्मक रूप से संतुलित छात्र का जो होता है दोस्तों,
विचार में योगदान होता है। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों कि कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। कौन दोस्तों? तो भावात्मक रूप से संतुलित छात्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ज्ञान का स्थानांतरण करना, यह शिक्षक की भूमिका होती है कि याद रखेंगे। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान का स्थानांतरण करने जैसी, कि ज्ञान देना ये होती है, कि कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना ये होती है, कि ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना ये होती है। जब आप सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों, याद रखना, जो शिक्षण की भूमिका होती है ना, वह ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देखेंगे, अगर एक प्रश्न बनेगा दोस्तों एग्जाम में, वैसे ऐसा प्रश्न तो बनेगा नहीं, लेकिन केवीएस में प्रश्न बन चुका है, केवीएस के पेडागोजी में प्रश्न बना है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। और इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। जो शिक्षक की भूमिका होती है, ज्ञान देने की भी होती है, ज्ञान स्थानांतरण करने की भी होती है, अंतर ज्ञान स्थानांतरण में अंतःक्रिया भी शिक्षक करता है, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित भी बच्चों को करता है, सब चीज की होती है। लेकिन सब चीज बने तब ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा कि ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना जो होता है शिक्षक की बेस्ट भूमिका होती है। जो शिक्षक होता है वह कक्षा का मार्गदर्शक का काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। अवधान का मतलब है ध्यान। अवधान का मतलब क्या है दोस्तों? ध्यान है। तो आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं किसके तरफ? उच्च स्वर में बोलकर। याद रखेंगे, अगर कक्षा का ध्यान आपको अपनी तरफ केंद्रित करना है तो आप उच्च स्वर में बोलेंगे। श्यामपट्ट पर आप लिखेंगे तो बच्चे आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। कि आप चित्र बनाएंगे तब आपके बच्चे आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। कि उद्दीपन परिवर्तन द्वारा आप ध्यान अपने तरफ आकर्षित करा सकते हैं। तो कक्षा का जो अवधान है या ध्यान है अपने तरफ केंद्रित कराने की जो प्रवृत्ति है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो उद्दीपन परिवर्तन होता क्या है दोस्तों? इसमें जो शिक्षण शैली होती है ना, उसके हाव भाव, शिक्षण सामग्री, गतियों में हम विविधता लाते हैं। ये विविधता का मतलब जैसे हाव भाव, जो शिक्षक पढ़ा रहा है ना उसका हाव भाव होगा। उसमें जो जैसे शिक्षण की प्रवृत्ति में गतिविधियां में जैसे जो शिक्षण सामग्री है उसका हम प्रयोग करा के बच्चे के अपने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो उसमें आपका सभी चीज आपके अंदर आएगा। चित्र जैसी बात, यहाँ पे शिक्षण सामग्री जो होती है वो चित्र उसमें होता है तो ये भी बात उसके अंदर आएगा। श्यामपट्ट पर लिखने की बात कर रहा है तो ऐसे भी बातें इसी के अंदर आ जाएगी। और उच्च स्वर में बोलने जैसी बात तो होगा नहीं, अगर हो भी रहा है तो ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा आप कक्षा का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो आप लाइक करके अपना प्यार दुलार हमें दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि अनुकूलित एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है। कौन सा जीवन कौशल आवश्यक है? प्रभावी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य। याद रखेंगे, भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य ये भी बेस्ट है, निर्णय लेने की योग्यता ये भी बेस्ट है, और प्रभावी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण ये भी बेस्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के आप साथ जाएंगे। जो सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन में जो छात्र होते हैं वो निम्न जीवन में कौशल जो आवश्यक होता है सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर की बात करेंगे कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप एक सफल टीचर के नाते अगर आप एक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं और कोई भी बालक आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, अगर वो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है? याद रखेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि यह जो होगा ना यह बच्चे को प्रश्न पूछने की तरफ उत्साहित नहीं कर रहा है। याद रखेंगे, वह ऑप्शन सही होता है जिसमें बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करना है। तो बच्चा प्रश्न पूछने के लिए आपको उत्साहित करना है, ना कि उसको अपना उत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसको उत्साहित करना है। टालने का, उस प्रश्न को आप टालने का प्रयास करेंगे, सफल टीचर का गुण ये नहीं है कि उस प्रश्न को आप टाल देंगे, बिल्कुल गलत होगा। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। अगर आपको वो प्रश्न आज नहीं आ रहा है तो आप बच्चे को अलग या दूसरे दिन उस प्रश्न को बताएंगे, लेकिन बताएंगे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चों को आप डांटेंगे नहीं प्रश्न पूछने पर, बच्चों को प्रश्न पूछने पर उत्साहित करना है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की बात करेंगे कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके। कक्षा कक्ष के शिक्षक
के भाषण को नोट ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न मान लीजिए आपका बन गया। अब यहाँ पे देखिए चिंतनशील शिक्षक कर रहा है कि वह कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। कोई भी शिक्षक है वो अपने कक्षा में क्लासरूम में ऐसा सिचुएशन उत्पन्न करना चाहता है जिसमें बच्चे उसकी कही गई बातों को सुने या उसकी कही गई बातों में रुचि ले। और वह याद रखेंगे जो शिक्षक होते हैं और जो बालक होते हैं अंतःक्रिया करके वह चीज़ों को सीखते हैं। और याद रखेंगे उनको सीखने में प्रोत्साहन मिले अंतःक्रिया के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो विद्यार्थियों में व्यवसायिक कौशल का विकास करना, कि विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। मैंने आपको बताया है दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य जो लचीला होना चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, कि विद्यार्थियों को उनके व्यवहारिक जीवन के लिए आप तैयार कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है ना कि बच्चे को आपको क्या बनाना है, बच्चे को आप एक सफल इंसान बना दीजिए, बच्चा स्वयं क्या बन जाएगा? बुद्धिमान बन जाएगा। एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि बच्चे को आपको क्या बनाना है? एक इंसान बनाना है। इंसान के सारे गुण बच्चे के अंदर भर दीजिए, बच्चा स्वयं बुद्धिमान बन जाएगा। उसके अंदर व्यवसायिक कौशल का विकास हो जाएगा, सामाजिक चेतना का विकास हो जाएगा। चाहे आप परीक्षा के लिए तैयार करना है, चाहे कंपटीशन के लिए तैयार करना है, सब उसके अंदर कला आ जाएगी। केवल आपको तैयार किस चीज के लिए कराना है दोस्तों? तो व्यवहारिक जीवन के लिए आप उसको तैयार करा दीजिए, सब गुण उसके अंदर बिल्कुल अपने रूप ही समाहित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए अध्यापक को जानना आवश्यक है। याद रखेंगे कोई छात्र है उसको मार्गदर्शन मतलब याद रखेंगे जो भी चीजें बच्चा सीख रहा है उसके लिए जो टीचर जब बच्चे को सिखाता है, मार्गदर्शक देता है, तो अध्यापक को किस चीज को जानना अति आवश्यक होता है? तो अधिगम की कठिनाइयों को, बच्चों के जो बच्चे हैं उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, उपयुक्त सभी को। अगर उपयुक्त सभी आया है तो देखेंगे कि इसमें कौन सही है। तो याद रखेंगे अधिगम की कठिनाई को अगर आप एक सफल टीचर के रूप में जान रहे हैं कि अधिगम में कठिनाई मतलब अधिगम का मतलब होता है सीखने में कठिनाई, और बच्चा कहाँ पर सीखने में कठिनाई कर रहा है उस चीज़ों को अगर आप जानेंगे तभी तो बच्चे को सीखने में मदद पहुंचाएंगे। तो अधिगम की कठिनाई को जानने में अति आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों के व्यक्तित्व को जानने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए। आप बच्चे के विचारों को, भावों को जानेंगे तभी बच्चों को सीखने में आपको मदद दिलाएंगे। उसके घर के वातावरण को भी जानेंगे तभी ये भी सीखने में बच्चे को मदद देगा। तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर उपयुक्त सभी आया है तब आप सभी को मारेंगे, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं है। हर ऑप्शन थोड़ा ना थोड़ा ही सही है लेकिन है सही, तो इसलिए आप लोग डी के साथ चले जाएंगे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है। तो याद रखेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, मनोविज्ञान में ही विज्ञान शब्द छिपा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? कला की है कि विज्ञान की है कि विद्यात्मक विज्ञान की है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विज्ञान की है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से आपने 30 प्रश्नों को कवर किए। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।